हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन, और जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं बायोलॉजी। और ये क्यों कवर की जा रही है? क्योंकि ये जो आपकी आगामी परीक्षा है आरओ एआरओ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2024, इनके लिए बेहद ही रामबाण औषधि होती है घटना चक्र। तो इसको पढ़े बिना आपकी तैयारी आधी होती है या अधूरी होती है, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उससे ट्रेंड समझ में आता है, क्वेश्चन के कौन से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं, ये सभी चीजें यहाँ से तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ इसी रामबाण औषधि को मैं और भी फिल्टर करके आपके लिए लेकर आने वाला हूँ शॉर्ट नोट्स की सीरीज, जो कि घटना चक्र की सीरीज है शॉर्ट नोट्स, जो मैंने लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट को बना लिया है। और 1-2 सब्जेक्ट और है जो दिसंबर के लास्ट होते होते बना ली जाएगी, जिसको हम लोग दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में इसकी क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपकी बूस्टर डोज होगी दोस्तों आरओ एआरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023, साथ ही साथ यूपीएससी करंट अफेयर्स विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, सभी कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें कराई जाती है, प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडेंस भी दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे बात कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं घटना चक्र 2023 की, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप का नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि वीडियो के नीचे मोर सेक्शन जहाँ पे लिखा होता है उस पर क्लिक करके मिल जाएगा। वहां से आप व्हाट्सएप करके क्वेरी करके पीडीएफ को ले सकते हैं। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने विषाणु वाले टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से नोट्स पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 18 में, और अब हमें एमसीक्यू सीरीज करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को एमसीक्यू सीरीज से। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो एक ऑप्शन होगा जो गलत होगा, बाकी तीनों सही होंगे। जैसे वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि डब्ल्यू बेंजरिक का दिया हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ही इस शब्द का मतलब की खोज की, या यूं कहें कि इन्होंने इस शब्द को दिया था। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम जो होता है आरएनए अथवा डीएनए आधारित हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आरएनए आधारित होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। डीएनए आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डीएनए आधारित जो भी वायरस होते हैं, या यूं कहें कि जो डीएनए की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है दोस्तों, वो डबल नहीं है, मतलब डबल है, सिंगल आधारित नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड है, जिसको हम लोग द्विकुंडलित हेलिक्स मॉडल जो कहते हैं। तो ये तीसरा ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जबकि आरएनए आधारित वायरस डीएनए आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवंशिक परिवर्तन यानी म्यूटेशन करते हैं। जी बिल्कुल, जो आरएनए वायरस होते हैं वो बहुत तेजी से अपने अंदर चेंजेस करते हैं, बहुत तेजी से अपने लक्षणों को बदलते हैं और बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, तो जो कोविड-19 था दोस्तों, ये भी एक रेट्रो वायरस था जो आरएनए आधारित था। इसीलिए हमें हर 6 महीने 7 महीने पे उसके नए नए वेरिएंट देखने को मिलते थे। वेरिएंट का मतलब क्या था? उसमें म्यूटेशन बहुत तेजी से होता था, उसके लक्षण बदलते जाते थे। तो ये चीजें सही हैं, लेकिन सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड नहीं डबल स्टैंडर्ड होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? ये हमने कल की क्लास में डिटेल नोट्स में पढ़ा था कि यह एक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित कर देते हैं, यानी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से एक वायरस का प्रकार होते हैं जो जीवाणुओं को भी संक्रमित कर देते हैं। और ये अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इनके भीतर एक न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि चाहे वो डीएनए का हो सकता है या वो आरएनए का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए एक आवश्यक एंजाइम नहीं है, या मतलब कोई आवश्यक एंजाइम नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि वायरस में आप देखोगे प्रोटीन की परत तो पाई जाती है जिससे वो घिरे होते हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन सजीव यानी कि जीवित कोशिकाओं में ही करते हैं, निर्जीव अवस्था में नहीं करते हैं। तो पहला सही है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि किसी भी संश्लेषित माध्यम में नहीं, ओनली हम जीवित कोशिकाओं में ही हम इनको संश्लेषित कर सकते हैं या इसको संवर्धित कर सकते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। विषाणुओं एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जैविकी संवाहकों द्वारा ही होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वायरस का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना जैविक घटक के द्वारा ही हो सकता है। फिर चाहे उस जैविक घटक में आपके पौधे आ जाएं, या फिर पशु आ जाएं, जंतु आ जाएं, मवेशी आ जाएं, या फिर आपके कीट फतिंगे आ जाएं,
या मनुष्य क्यों ना आ जाए, जितने भी जैविक घटक होंगे उन्हीं के द्वारा वायरस एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, यहां पे एक चेंजेस कर लीजिएगा कि जो तीसरा स्टेटमेंट मैंने बताया कि सजीव माध्यम के साथ ही साथ वो वायु द्वारा भी, भोजन द्वारा भी, जल द्वारा भी तो होता है दोस्तों। ये स्टेटमेंट मेरा छूट गया था, इसलिए केवल पहला सही होगा, तीसरा वाला भी गलत हो गया। अब यहां देखते हैं हम लोग 2019 के प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? वायरस में नहीं होता है, लेकिन वायरस में नहीं होता, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आपको ई दे रहा होगा, लेकिन आप देखोगे कि कुछ अपवाद के आधार पे कुछ वायरस ऐसे होते हैं दोस्तों जो रेट्रो वायरस होते हैं। क्या होते हैं? रेट्रो वायरस। तो उनमें एंजाइम पाया जाता है, लेकिन वो अपवादिक स्तर पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ई दिया हुआ है। लेकिन अगर आप यूपी, आरओ या पीसीएस देंगे तो ये 4 ऑप्शन ही देगा और उसमें आपको विषाणु को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे एक पद दिया हुआ है ACE2। ACE2 ये पद किसके संदर्भ में दिया गया है? तो ये विषाणु जनित रोगों का जो प्रसार होता है उसके संबंध में ये पद का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि एंजियोटेंसिन परिवर्तित एंजाइम 2 कई प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एंजाइम है और ये एंजाइम बड़े प्रोटीन को विभाजित करके छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए जैसे अपनी सतह पर स्पाइक जैसे प्रोटीन का उपयोग करते हुए SARS-CoV-2 वायरस ACE2 बंध जाता है और ये कोविड-19 के लिए एक सेलुलर द्वार के रूप में कार्य करता है जो लगातार बदलते रहते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो आप देखोगे मर्स, जो कि हमने पढ़ा था कल डिटेल में, सार्स और कोविड-19, तो ये सभी की सभी कोविड-19 से संबंधित यानी कोरोना वायरस संबंधित बीमारी है जो 2019 में शुरू किया गया था। जैसे सार्स की फुल फॉर्म हो जाएगी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मीर्स की फुल फॉर्म हो जाएगी जो मर्स की मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है यहाँ आप देखेंगे कि कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट ने mRNA यानी मैसेंजर RNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी। तो देखिए, एक लिहाज से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही भी माना जा सकता है, लेकिन ये गलत माना जाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है ब्रिटेन की, वो भी इसमें शामिल थी। तो ये दोनों के सहयोग से था, अकेले नहीं था, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है रोग वाहक यानी वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है, ये बात सही है, और ये रूस के द्वारा बनाई गई थी। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, यह भी सही है। हालांकि भारत में जो सबसे अधिक डोज लगी थी वो कोविशील्ड की लगी थी, न कि कोवैक्सीन की। तो स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड सही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और ये यूपीएससी 2022 का प्रश्न है। अब यहां देखेंगे कि कोविशील्ड या कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन है, जबकि भारत सीरम इंस्टीट्यूट जो भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट है इस टीके का विनिर्माण का भागीदार था, न कि एकमात्र जो है कि विनिर्माता था। तो ये चीज थी। फिर वहीं अगले प्रश्न को देखते हैं कि कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है और आपको ई ऑप्शन भी दे रहा है, लेकिन आपको देखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ही केवल यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम इसी को करेंगे। हालांकि इसके साथ आप जब भी पढ़िए तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का नाम भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोनों ने ही मिलकर इसका विकास किया या यूं कहें कि इसको निर्मित किया। तो ए ऑप्शन हो गया यहाँ पर। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को। वयस्कों में दी जाने वाली कोविशील्ड की प्रत्येक डोज में कितनी मात्रा होती थी? हालांकि इतने घटिया प्रश्न नहीं पूछता यूपी, ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो भारत को किसने किया? स्पुतनिक, रूस ने, क्योंकि ये दवाई वहीं बनाई गई थी वैक्सीन, और ये दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन है। इसका नामकरण प्रथम सोवियत स्पेस अंतरिक्ष यान के नाम पर रखा गया है, स्पुतनिक। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो भाई कीट के काटने से डेंगू होता है, और कीट में कौन आते हैं आपके? मच्छर भी आते हैं, जो कि मच्छरों के काटने से डेंगू होता है। जबकि दमा किससे होता है दोस्तों? जो दमा होता है, अस्थमा होता है, ये फंगस से होता है। फंगस का मतलब हो गया कवक, ठीक। निमोनिया भी आपका, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर दर्द होता है, तेज बुखार होता है, और यह एक प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है, जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर, ध्यान दीजिएगा, मादा मच्छर फैलाते हैं। और यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है, जिसमें
इसे हम हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं, यानी कि बहुत अधिक हड्डियां टूटती हैं, पेन होता है, प्लेटलेट्स इसकी डाउन हो जाती है, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगला यहाँ पर देखेंगे 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है। तो अब यहाँ पर अभी हम देखें कि अभी हमने एडीज प्रजाति के मच्छर देखे और क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर देखे, तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही हैं। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, क्योंकि मादा एडीज मच्छर जब काटती है तभी पहुंचता है। यहाँ पे मादा क्यूलेक्स मच्छर भी सही है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया जो वर्ड है ये गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया से बुखार एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो ए ऑप्शन हो गया। फिर पूछा जा रहा है कि जब डेंगू बुखार आता है तो मानव शरीर में किसकी कमी होती है? तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी होती है। किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखें। डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजुआ रोग है, यानी डेंगू क्या मच्छरों के द्वारा संचारित प्रोटोजुआ रोग है? तो हम कहेंगे नहीं, कि ये तो विषाणु आधारित रोग है। अच्छा, प्रोटोजुआ रोग कौन सा होता है? तो हम मलेरिया कहेंगे, क्योंकि यह भी मच्छर के काटने से होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा, क्या जितनी भी आंखों में अगर दर्द हो रही है तो क्या नेत्र की गुहा है उसमें अगर पीड़ा हो रही है तो क्या वो डेंगू का लक्षण नहीं है? तो ये बात तो गलत है। त्वचा पित्तिका, नाक से रक्तस्राव डेंगू के प्रमुख लक्षण है, तो ये बात सही है। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी बी। अब यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पीला बुखार, या जिसको हम लोग येलो फीवर भी कहते हैं, पीत ज्वर भी कहते हैं, ये आपको किसके द्वारा फैलता है? तो न तो जल से फैलता है, न वायु से, न मक्खी से, क्योंकि पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो विषाणु से होता है। और इस रोग का कारण क्या होता है? एक सूक्ष्म विषाणु, जिसका संचरण एडीज प्रजाति के मच्छरों द्वारा किया जाता है, स्पेशली मादा मच्छर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छरों द्वारा कौन सा संचालित नहीं होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस, क्योंकि आप अगर डेंगू देखेंगे, पीत ज्वर देखेंगे, चिकनगुनिया देखेंगे, ये सभी के सभी टाइगर मच्छर, जिसको हम लोग एडीज एल्बोपिक्टस कहते हैं, इसके द्वारा संचारित होते हैं, जिसमें पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों का यह कारक बनता है। लेकिन बात करें जापानी इंसेफेलाइटिस की, तो इसका जो विषाणु होता है वो होता है फ्लेविविराइडी। फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है, और इस विषाणु का वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं, और इस विषाणु से मानव एवं जंतु संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में मानव का मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित होता है, जबकि डेंगू में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र और साथ ही साथ ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह ये सभी प्रभावित होती हैं। हाइड्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोफोबिया का ही दूसरा नाम होता है रेबीज, और रेबीज सामान्यतः किसके काटने से होता है? कुत्ता। वैसे कुत्ते के साथ अगर आपको लोमड़ी वगैरह भी काट ले तो भी आपको हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज होगा। और ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को पानी से डर लगता है, लेकिन वो पानी कौन सा जो सामान्यतः हम अपने घरों में प्रयोग कर रहे हैं, पानी पीने में, नहाने में, उससे नहीं डर लगता, बल्कि कोई बड़े वाले यूनिट जो होते हैं, जैसे आप देखोगे नदी, झील, समुद्र के पास जाने या तैरने से वो घबराता है। और हाइड्रोफोबिया रेबीज का ही पुराना नाम है। इसमें क्या होता है? सेंट्रल नर्व सिस्टम आपकी प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पे चढ़ी हुई झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है तो कौन सी बीमारी कहलाती है? मेनिंजाइटिस। क्या होती है? मेनिंजाइटिस। और ये ध्यान देना, ये जो मेनिंजाइटिस बीमारी है ये वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है, अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में कवक भी कहते हैं, तो इनके माध्यम से भी ये रोग हो सकता है, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाती है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है। तो ये अतिसार जो होता है ये किससे होता है? तो ये रोटा वायरस से बीमारी होती है, जो कि बहुत ही बच्चों में जो है कि जोखिम पैदा करती है और बच्चे इससे मर जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो डिफरेंशिएट करने वाली बात है, क्योंकि अतिसार रोग विषाणुओं से भी होता है, जीवाणुओं से भी होता है, और अन्य परजीवियों के संक्रमण से फैलता है अतिसार रोग। लेकिन अगर जब वयस्कों में अतिसार रोग होता है तो उसके लिए नोरो वायरस जिम्मेदार होता है, लेकिन अगर बच्चों में अतिसार होता है तो उसके लिए रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। तो दोनों का बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः अगर पूछा जाता है तो अतिसार बच्चों में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएट करके पूछे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कि वयस्कों में अतिसार का कारक क्या है या बच्चों में, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई मानव
मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 को आप देख सकते हैं और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें केवल बीमारी विषाणु जनित है। जैसे हर्पीज और रेबीज तो वायरस की है, लेकिन तपेदिक अगर आप देखेंगे तो ये आपका टाइफाइड जिसे हम कहते हैं, ये आपका जीवाणु से होता है। मम्स, रेपीज और हर्पीज तो ये तीनों ही वायरस से बीमारी। और अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए तपेदिक दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये जीवाणु की बीमारी होती है, इसलिए आप बी ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। मम्स क्या होता है दोस्तों, मम्स या कंठमाला रोग जो होता है यह भी एक विषाणु जनित रोग होता है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है गले में। और रेबीज भी क्या होती है, विषाणु जनित रोग है। जबकि हर्पीज रोग भी क्या होता है, ये भी विषाणु जनित होते हैं जिसमें बॉडीज पे बहुत सारे चकत्ते पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे, दूषित भोजन व जल के प्रयोग से। हालांकि ये भी कैसी बीमारी है दोस्तों, तो वायरस से बीमारी है, लेकिन 2014 में ही भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे अगर आप पढ़ेंगे कि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है और इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन या दूषित जल द्वारा होता है। इसमें प्रभावित जो अंग होता है वो होती है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ही फेल हो जाता है और यह वायरस मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंच के जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का निर्देश देती हैं वो तंत्रिकाएं उन पेशियों तक पहुंचाती ही नहीं है और जिसकी वजह से पैर या हाथ उठना बंद हो जाता है क्योंकि उनको कमांड नहीं मिल पाती है और उसे हम कहते हैं लकवा हो जाना या पैरालिसिस हो जाना। अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि पोलियो का कारण क्या है। तो अभी मैंने बताया पोलियोमेलाइटिस जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की, तो जोनास सॉल्क ने की थी। जोनास सॉल्क ने इसकी खोज की थी पोलियो के टीके की। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया तो जोनास सॉल्क के द्वारा किया गया इसको सबसे पहले। साल्क टीका किस नाम से जाना जाता है, तो ये पोलियो से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पे बाईवैलेंट ओआरवी देने का निर्णय लिया गया भारत सरकार द्वारा। तो ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था कि पोलियो के लिए दिया गया था, क्योंकि पहले ट्राईवैलेंट का मतलब था कि पोलियो के जो विषाणु होते थे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, इन तीनों के लिए दिया जाता था, इसलिए इसको ट्राई कहा जाता है। लेकिन अब दुनिया में 1999 से पोलियो का जो टाइप 2 है विषाणु वो समाप्त हो चुका है, तो केवल 1 और 3 के लिए दी जाने वाली वैक्सीन को, मतलब जो लिक्विड जो फॉर्म होती है वो बाईवैलेंट कहलाती है, यानी कि 2 पे ही काम करेगी। तो ये इससे संबंधित बीमारी है जिसके बारे में यही पूरी डिटेल दी हुई है। पैथोजन की बात करेंगे जो सामान्य जुकाम के लिए काम करती है, मतलब उत्तरदायी होती है, तो राइनो वायरस, क्योंकि राइनो वायरस जो होता है वो पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी। और जुकाम भी एक संक्रामक रोग है जो छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचरित होता है। इसलिए जो जुकाम का पेशेंट होता है उसको कहा जाता है कि आप कम से कम मास्क वगैरह लगा के घूमिए या फिर रुमाल लेकर छींकिए, जिससे किसी और को ये ना हो सके। और इसमें सामान्यतः सिर में दर्द होता है, हल्का फीवर सा महसूस होगा, नाक और आंखों में जलन होगी और उससे पानी गिरेगा और नाक छींक छींक के पोंछ पोंछ के रुमाल से इतनी लाल हो जाती है कि जिसमें बहुत पेन होता है। निमोनिया एक संक्रमण है, ये सामान्यतः बच्चों में होता है और ये फेफड़ों में होता है। फेफड़ों में निमोनिया हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है, तो सामान्यतः उसे 2 से 3 साल तक इस बीमारी के होने के चांस होते हैं, इसलिए उस दौरान बच्चे का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है, यानी कि वायरस उत्पन्न करता है, और ये वायरस जीवाणु, कवक आदि के माध्यम से हो सकता है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो आप देखोगे टाइफाइड भी दूषित पानी पीने से फीवर हो जाता है, जैसे पेट में आंत वगैरह खराब होने लगती है क्योंकि आंतों में सूजन आ जाती है टाइफाइड में, जो कि गंदा पानी पीने से होता है। पीलिया, अगर आप गलत भोजन खा रहे हो या फिर दूषित भोजन खा रहे हो तो भी आपको ज्वाइंटिस हो सकता है। और हैजा, ये भी बीमारी होती है। लेकिन हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे तो ये आपके पानी जनित रोग नहीं है, बल्कि बाकी तीनों हैं। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, तो इसका डीएनए वायरस है जो कि एक जेनेटिक बीमारी के रूप में होता है। इसको हम लोग कई बार यकृत शोथ के भी नाम से जानते हैं, शोथ। ठीक है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है हिंदी में करके, तो पता रहे आपको कि ऐसा ना हो कि बाद में कहें कि सर आपने बताया नहीं था। तो मैं सारी चीजें बताता चल रहा हूं आपको, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो वायरस के द्वारा होती है।
फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ भी गया ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यकृत स्रोत बी, इट मीन्स कि हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, विषाणु इसी तरीके से संचरित होते हैं। और यकृत स्रोत सी, इट मीन्स कि हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता, तो ये बात गलत है। हेपेटाइटिस सी का टीका नहीं होता जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, जो सामान्यतः बचपन में आप लोगों को भी लगा होगा। मान के चलिए कि आपकी उम्र उस समय 10 से 12 साल की रही होगी, उस दौरान तक लग चुका होगा। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। बिल्कुल अधिक है, लेकिन इसमें इम्यूनिटी सिस्टम इतने कमजोर नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से हम एड्स के पेशेंट की तरह उसको देख पाएंगे। तो इसलिए आपके सभी स्टेटमेंट सही हैं, केवल बी वाला गलत है। अब यहां पर हम एक इस पॉइंट को समझिएगा कि 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया था, 28 जुलाई को। और इसी अवसर पे भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा साहब ने राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का नई दिल्ली में शुभारंभ किया था। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है? तो यकृत होता है। कौन सा प्रभावित होता है अंग? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा हेपेटाइटिस होता है, जबकि मलेरिया जो होता है आपका दोस्तों वो प्रोटोजुआ से होता है। डिप्थीरिया और हैजा ये आपके जीवाणु जनित रोग हैं। क्या है? जीवाणु जनित रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्लेग चूहा सही है, टेपवर्म चूहा सही है, रेबीज कुत्ता सही है, लेकिन पोलियो बंदर के काटने पे नहीं होता है, बल्कि ये पोलियोमेलेटिस जो विषाणु है उसके द्वारा होता है। अब यहां प्रश्न है, यहां पे 3 रोग दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो आप देखेंगे डिप्थीरिया का भी नहीं हुआ है, चेचक का, छोटी माता का भी नहीं हुआ है, लेकिन चेचक का हो चुका है। इसका लगभग 1979 में हुआ था। और सन 2000 में भी आप देखेंगे कि सन 2000 में जो रिंग वॉर्म बीमारी है उसका हो चुका है। और 2014 में अगर मैं कहूँ तो इसका पोलियो का हो चुका है। और ये तीनों ही चीजें मैंने आपको डिटेल क्लास में बता दिया है। देखिए 77 नहीं बल्कि 77 में जो है कि चेचक मुक्त कर दिया गया भारत को, और साथ ही साथ सन 2000 में गिनी वॉर्म रोग मुक्त किया गया भारत को, और 2014 में पोलियो मुक्त देश का दर्जा दिया गया है। तो ये तीनों बीमारी हमारे यहाँ से मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन अभी इस बार जो बजट में टारगेट लिया गया है कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने के लिए प्रयासरत है, जो इस बार बजट 2023-24 में दिया गया है ये। अच्छा, प्रश्न पे आते हैं कि विश्व से चेचक का उन्मूलन कब किया गया है? तो इसका जो उन्मूलन हुआ 1979 में हुआ है, नहीं 1980 में दे रहा है, कोई नहीं। WHO ने विश्व से चेचक का उन्मूलन 1980 में घोषित किया। और भारत से कब हुआ दोस्तों? 1977 में, 3 साल पहले यहाँ पे हो चुका था। हालांकि चेचक एक विषाणु जनित बीमारी है और इसका जो वायरस होता है वो वेरियोला होता है। और इसके टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन अगर मैं एडवर्ड जेनर की बात करूं तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी प्रकार के टीके का निर्माण किया। चेचक विषाणु द्वारा होता है, ये बात सही है। और मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, यह भी सही है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैलता है इसका, इसलिए इसको अलग बिस्तर पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे पे आधारित भी हैं। जैसे कि चेचक जो चेचक होते हैं स्मॉल पॉक्स, ये वेरियोला नामक विषाणुओं से होते हैं, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का एक सदस्य है। और यह अत्यंत ही संक्रामक रोग है, जिसके विषाणु रोगी की त्वचा, थूक, वायु, वस्त्र इत्यादि के माध्यम से फैलते हैं। और सामान्यतः आप देखोगे कि गांव में भी ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है, एक अलग घर में या अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको हम लोग गाँव में कहते हैं कि छोटी माता निकल के आई है। मतलब चेहरे पे छोटे छोटे दाने होते हैं जो बाद में गड्ढे का रूप ले लेती है, छोटा छोटा। ऐसा आपके आसपास या आपके फैमिली में भी आपने देखा होगा इस तरीके की बीमारी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं है? तो जीवाणु यानी एड्स है। एड्स क्या होता है दोस्तों? ये HIV नाम के वायरस से होता है। तो HIV वायरस है, जबकि हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी ये तीनों ही जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं।
अब यहाँ पढ़ते हैं एड्स का संचरण कैसे होता है। लैंगिक संभोग से, अगर आप बिना प्रोटेक्शन के अगर किसी ऐसे पेशेंट के साथ आप सेक्स कर रहे हैं जो एड्स से पहले से पीड़ित है, तो आपको भी एड्स होने के पूरे चांस रहेंगे। रक्त आधान से, अगर आप गलत तरीके का खून चढ़ा रहे हैं जो दूषित खून है, तो भी आपको एड्स हो जाएगा। और प्लेसेंटा से बच्चों तक पहुंच सकता है। अगर माँ पहले से एड्स की पेशेंट है तो उसके गर्भ में जो पल रहा है बच्चा, उसको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। लेकिन मच्छरों और रक्त चूसकों के कीटों से काटने से ऐसा नहीं होता है। तो 1, 2, 4 ये 3 ऑप्शन यहां पर सही है। अब यहां हम देखते हैं एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है, संक्रमित रक्त से फैलता है। इससे बिना उबली हुई सुई अगर आप लगाओगे, गलत तरीके की सुई प्रयोग करोगे तो भी फैलेगा, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। और असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मच्छर के काटने से एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। फिर हम देखते हैं कि एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें टी लिम्फोसाइट्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इट मीन्स कि डब्ल्यूबीसी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का आधार होती है। तो ए और आर दोनों ही सही है और इसकी सही विवेचना भी कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न है कि एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए, जैसे सूजे हुए लसिका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप होना और वजन का घटना। तो एड्स के लक्षण कौन कौन से हैं? तो आप देखोगे कि लगभग आप देखोगे कि चारों ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे प्रमुख रूप से। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि चारों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये चारों ही लक्षण होते हैं एड्स के पेशेंट के। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एड्स का कारण क्या होता है दोस्तों? तो वायरस होता है। देखिए 3 बार यह प्रश्न पूछा गया। एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त नाम है? तो अभी मैंने बताया एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, ये यहाँ पे एड्स की फुल फॉर्म दी है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अगला प्रश्न है बीपीएससी 2019 का कि एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण। और विषाणु क्या होता है? उसका एचआईवी होता है। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? तो ये भी आपका विषाणु। प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है 2019 का। एड्स विषाणु में होता है, क्या क्या पाया जाता है? तो आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ खतरनाक वायरस होते हैं जिनको हम रेट्रो वायरस कहते हैं। इनमें सामान्यतः आपको आरएनए देखने को मिलेगा प्लस प्रोटीन देखने को मिलेगा। जो कोरोना वायरस था दोस्तों, उसमें भी रेट्रो वायरस ही माना जा रहा था उसे, जिसमें आरएनए प्लस प्रोटीन देखने को मिला था, इसमें डीएनए नहीं था। इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब जरा इसको पढ़ते हैं कि एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीव जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरस में द्वितंतु डीएनए संजीव होते हैं। तो देखिए रेट्रो वायरस में डीएनए होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है? आरएनए होता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपने गलत कर लिया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया रेट्रो वायरस में क्या होता है? आपका आरएनए होता है। दूसरा देखते हैं, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है और जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। ये बात सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और लेटेस्ट पेपर का पैटर्न हो चुका है अब, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर एडिनो वायरस की बात करें तो ये एक सामान्य विषाणु का समूह है जो आंख, फेफड़ा और तंत्रिका तंत्र आदि को संक्रमित करता है। इससे बुखार होता है, खांसी होती है, दस्त आते हैं, आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सामान्य सर्दी जैसे एडिनो वायरस के कारण होते हैं। और जबकि एचआईवी की बात करें तो ये रेट्रो वायरस के कारण होते हैं और एचआईवी के रेट्रो वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एड्स के लिए जो उत्तरदायी विषाणु है वो कैसे होते हैं? रेट्रो वायरस, जो किसमें होते हैं? आरएनए आधारित होते हैं। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकती है? तो एक तो हो गया आपका इसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, और एचआईवी एड्स, जबकि चिकनगुनिया नहीं जाएगी क्योंकि चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होती है। अब यहां पे खैर इस प्रश्न का कोई लॉजिक नहीं है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। इसको देखते हैं कि एड्स वायरस जो HTLV3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गैलो ने की थी। खैर इसका भी कोई यूज नहीं है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी, मतलब कौन सी दवा सबसे ज्यादा इसमें आती है? तो जीडोवुडिन, जो कि एजिडोथाइमिन की होती है। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो एड्स के पहचानने के लिए जो आपका एलिसा परीक्षण है वो किया जाता है। यहां पर आप एलिसा की फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसप्रेसेंट
ऐसे। तो ये इसकी एलिसा की फुल फॉर्म है, जो कि एड्स की पहचान के लिए ये परीक्षण किया जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस कारक विषाणु मनुष्य जो है शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये आपके मस्तिष्क को यानी कि ब्रेन को जो है कि प्रभावित कर देता है। और इसका जो वायरस होता है वो कौन होता है? फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है, ठीक है। और इसके लिए केवल और केवल क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर ही योगदान देते हैं, बाकी एडीज वगैरह प्रजाति के कोई भी मच्छर इस बीमारी को नहीं फैलाते हैं। केवल कौन से प्रजाति के? क्यूलेक्स प्रजाति के। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है दोस्तों? तो विषाणु है, ये विषाणु से होते हैं। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखने में किस बीमारी को हम उन्मूलित कर सकते हैं? तो जापानी इंसेफेलाइटिस, क्योंकि ये एक तरीके से जूनोटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? जूनोटिक बीमारी, जो क्या होता है? जंतुओं से मनुष्य में आती है, क्योंकि अगर मनुष्य इन जंतुओं के संपर्क में आता है, इनसे मतलब आसपास इनके रहता है, तो ये बीमारी फैल जाती है। और जापानी इंसेफेलाइटिस सामान्यतः सुअर में सबसे अधिक पाई जाती है। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जाता? भाई जो रोग बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं होगा उसे आप नहीं ठीक कर सकते। जैसे खसरे की बात करें, जबकि कुष्ठ, टिटनेस, हैजा, इसे हम एंटीबैक्टीरिया से सही कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका खसरा है वो विषाणु जनित रोग है और जिसमें आप एंटीबायोटिक अर्थात बैक्टीरिया से लड़ने की दवाई दोगे तो कोई असर होगा ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तभी दवाई दी जाती है जब आपके शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। लेकिन आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन है विषाणु का, तो उसके लिए आपको एंटीवायरल दवा देनी पड़ती है। खसरा की बीमारी होती है तो अभी हमने पढ़ा वायरस से होती है। निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक बीमारी नहीं है तो एड्स भी होती है, छोटी माता अर्थात चेचक भी होती है, लेकिन गलसुआ और हर्पीज ये तो चारों की चारों ही बीमारियां दोस्तों इसी संक्रामक बीमारी की श्रेणी में आती है। यह स्टेटमेंट ही गलत है, या यूं कह कि क्वेश्चन गलत है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है, जो कि मुर्गियों में होने वाली एक संक्रामक बीमारी है और ये विषाणु जनित बीमारी है। इसलिए रानीखेत में जो है कि बीमारी सबसे पहले हुई थी उत्तराखंड में, इसलिए इसको ये बीमारी नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो आप देखोगे कि फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, काउपॉक्स, ब्लैक वाटर, ये चारों की चारों बीमारियां जो है कि क्या होती हैं? संक्रमणीय बीमारी होती है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे कि फुट एंड माउथ रोग मवेशियों में होने वाला एक विषाणु से होने वाला रोग है। एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो ये बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु से होता है, संक्रमण रोग है। ब्लैक क्वार्टर की बात करेंगे तो ये भेड़ों में होने वाला एक संक्रमणीय रोग है। और काउ पॉक्स की बात करेंगे तो ये मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण? तो अभी हमने बताया ये विषाणु के कारण होता है। फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें अधिक से अधिक पाया जाता है? तो भाई किसमें पाया जाएगा? ये मवेशियों में पाया जाएगा। तो मवेशी में कौन होते हैं? जो दूध देते हैं, जैसे मवेशी व भेड़, मवेशी व सुअर, भेड़ व बकरियां। तो इसलिए तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो ये रेंडर पेस्ट बीमारी के लिए किया गया था। हालांकि उस समय का ही केवल प्रश्न है, आज इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है इसका विषाणु सिम्टम क्या है? तो H5N1। क्या है दोस्तों? H5N1। निम्नलिखित में से बर्ड फ्लू का कारक क्या है? H5N1 है। और RO 2016 में पूछा गया। विश्व महामारी H5N1 इन्फ्लुएंजा किसको कहते हैं? तो ये बर्ड फ्लू को कहा जाता है। किसको? बर्ड फ्लू को। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि H1N1 विषाणु को प्राय समाचार में देखा जाता है और ये किससे संबंधित है? तो ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। बर्ड फ्लू के लिए क्या होता है दोस्तों? तो ये H5 हो जाता है और N1 तो रहता ही है, लेकिन स्वाइन फ्लू के लिए क्या होता है? H1N1। तो बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है? तो बिल्कुल, जैसे मादा जो एजिप्टी मच्छर होती है, या यूं कहे कि एडिस एजिप्टी जो मादा मच्छर होती है, इसके द्वारा जो डेंगू फैलता है उसी से ही जीका वायरस भी फैलता है। और जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। तो ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं आपका आखिरी प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? इबोला वायरस चेचक नहीं, इबोला वायरस से कोई चेचक जैसी बीमारी नहीं होती है, जबकि जीवों की पहचान करने के लिए हम फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर सकते हैं।
क्लोनिंग के लिए हम आनुवंशिकी प्रतिकृति की बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट से पैतृक या अपराधी की पहचान की जा सकती है। इबोला एक प्राणघातक बीमारी है। प्राणघातक बीमारी है या यूं कहें कि प्राणघातक एक विषाणु है। अगर हम बात करें इबोला की जानकारी लेते हुए, तो इबोला जो कि प्राणघातक एक विषाणु है, जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी का रूप ले चुका था। इस रोग की सबसे पहले पहचान 1976 में इबोला नदी जो कि कांगो में बहती है, उसके पास एक गांव था, उसी से संबंधित यहाँ पे इसके सिम्टम्स दिखे, सबसे पहले इसकी पहचान की गई। तो यहाँ पे इबोला नदी के नाम पर हमने इबोला वायरस का नाम रख दिया था और इसी पे इबोला वायरस पड़ा। हालांकि WHO ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया, क्योंकि 2014 में इसके सिम्टम्स बहुत तेजी से दिखे थे पूरी दुनिया में। इबोला वायरस का नाम लिया गया है किसके आधार पे? तो एक नदी के आधार पर लिया गया है और आरओ ने 2013 में पूछ लिया इस प्रश्न को। कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस की बीमारी के कारण चर्चा में था? तो केरल में, जिसमें लगभग 15 लोगों की मौत हो गई थी इस वायरस की वजह से। 15 नहीं 17। तो ये तो था आपका विषाणु जनित, और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अगले टॉपिक के तौर पे जीवाणु जनित रोग। और ये कैसे रोग कहलाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसी के लिए हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक उसी पे काम करती हैं जो जीवाणु से जनित बीमारी होती है। तो इसको अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित बीमारियों के बारे में। तो जरा डिटेल से इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो जीवाणुओं की अनेक परजीवी जातियां जीवधारियों में रोग उत्पत्ति के कारक होते हैं। पौधों के अलावा जीवाणु मानव और पशुओं में भी अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब पौधों को भी प्रभावित करते हैं, मानव को भी प्रभावित करेंगे और पशुओं को भी। प्राणियों में ये परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जीवाणु सफलता से एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाते हैं। जीवाणु सबसे सरल एक कोश की आद्य जीव है। ये सर्वव्यापी जीव है जो कि जल में मिलेंगे, थल में, वायु में, जीवित, मृत सभी जंतुओं और पौधों पर भी वास करते हैं। तो आपको जल में भी मिल रहा है, थल में भी, वायु में भी, जीवित और मृत। सबसे इंपॉर्टेंट कि मृत जंतुओं में भी ये पाए जाते हैं और पौधों में भी। जबकि अगर आप वायरस की बात करोगे तो वो हमेशा सजीव कोशिकाओं में ही देखने को मिलते हैं। और आगे समझते हैं इसको कि रोगजनक जीवाणु मानव के लगभग सभी तंत्र को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख रोग होंगे और उनके जीवाणु होंगे, जहां से प्रश्न कई बार पूछा जाएगा, तो उसे आपको रट लेना है बिल्कुल, और इसी क्लास में हम लोग रट के चलेंगे। जैसे यहाँ पे रोग दिए हुए हैं डिजीज, और यहाँ पे बैक्टीरिया जो उनको इन्फेक्ट करते हैं। जैसे हैजा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से होता है। प्लेग किससे होता है? तो पास्चुरला पेस्टिस से होता है। कोड़ की बात करेंगे, जो लेप्रोसी होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से आता है, या लेप्रोमटिसिस के होता है। वहीं तपेदिक की बात करेंगे या क्षय रोग की बात करेंगे, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस। हालांकि मैंने आज के पेपर में या आज की क्लास में तपेदिक को एक जगह टाइफाइड बोल दिया था, जबकि वो टीबी होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये। निमोनिया होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। टाइफाइड होता है आपका साल्मोनेला टाइफी से होता है। और डिप्थीरिया की बात करेंगे तो ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। सुजाक और गोनोरिया की बात करते हैं तो ये निसेरिया गोनोरी से होता है। सिफिलिस की बात करेंगे तो ट्रैपोनिमा पैलिडम से होता है। और आखिर में आप देखेंगे कि काली खांसी या कुकुर खांसी की बात करें तो हीमोफिलिस पर्ट्यूसिस से होता है। और धनुष्टाकार भी कभी कभी पूछ लेता है, जा भी पूछ लेता है, लॉकजा और टिटेनस, ये तीनों एक ही बीमारी के नाम हैं जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के जीवाणु से होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम जब इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे टाइम जो है कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपका तैयार हो जाएगा एक ही बार में। साल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्तता होती है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। किसकी वजह से? साल्मोनेला बैसिलाई। और ये विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड आकार के होते हैं, जिसके चारों तरफ कसाभिका पाई जाती है, और यह प्राय संक्रमित जल और भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलते हैं। फिर एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग बाटुलिज्म रोग कहते हैं, बाटुलिज्म रोग, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के द्वारा उत्पन्न विष के कारण होती है। फिर एक डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकुर खांसी जिसे हम कहते हैं, या फिर टिटनस। इसके बचाव से बच्चों के लिए डीपीटी का एक वैक्सीन लगता है जो कि बचपन में लगाया जाता है। उक्त तीनों रोग जीवाणु जन्य रोग हैं, जो कि कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस और क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करने से जीवाणु जन्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक दवा है
इसे पेनिसिलियम नोटेनम नामक कवकों से प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो दवाई है ये जीवाणु से होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक होती है और इसका जो निर्माण होता है वो कवकों के माध्यम से किया जाता है या कवक से प्राप्त करके किया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार में हम मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो सल्फा ड्रग्स यूज होती हैं, सल्फा ड्रग पे बेसिस होती हैं, जैसे सल्फोनामाइड होता है, सल्फामेराइजिन होती है, सल्फाडाइजिन होती है। ये सभी वो भी दवाइयां होती हैं जो एंटीबायोटिक के रूप में काम करती हैं। सर्वप्रथम सल्फा ड्रग प्रोंटोसिल की खोज 1932 में की गई थी। तो प्रांटोसिल, सिबाजोल, सल्फेनोमाइड ये सभी दवा के प्रकार हैं जो जीवाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होती हैं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं जो हमारे से ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाएगा कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो साल्मोनेला बैसिलाई होता है। ये अभी आपको पढ़ाया जो है कि फूड पॉइजनिंग जो होती है वो साल्मोनेला बैसिलाई जीवाणु की वजह से होती है। फिर एक और रोग होता है भोजन का विषाक्त होना यानी कि बाटुलिज्म। ये किससे होता है? तो ये क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नाम के जो वायरस मतलब जीवाणु होते हैं उसकी वजह से होता है। ये बाटुलिज्म क्या होता है 2021 में पूछ लिया गया। भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। ध्यान देना, भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण नहीं, क्योंकि संक्रमण अगर आप वर्ड यूज करेंगे तो ये वायरस में चला जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बाटुलिज्म है ये जीवाणु जनित बीमारी है, तो इसलिए संक्रमण नहीं विषैलापन आपको पढ़ना होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये छोटा सा अंतर है जो आपके प्रश्नों को गलत होने से बचा सकता है। फिर अगला है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा करता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या काली खांसी भी कहते हैं, और टिटनेस। ये सामान्यतः बच्चों को लगाया जाता है। डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी के लिए होता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। रिपीटेड प्रश्न है। अब यहाँ पे फिर से वही डीपीटी पूछी जा रही है, तो आपका रोहिणी, ध्यान देना कि रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस, तो ये जो आपका डिप्थीरिया होता है इसी को हम रोहिणी भी कहते हैं। और ये देखिए आरो ने ये वर्ड यूज किया है, तो आपको ये वर्ड पता रहना चाहिए कि डिप्थीरिया किसको कहा जाता है। तो रोहिणी को डिप्थीरिया नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि डीपीटी का टीका किसके काम में नहीं आता? तो देखिए पोलियो के काम में नहीं आता, क्योंकि जो पोलियो है वो एक वायरस की बीमारी है, ठीक है। लेकिन टिटनेस, हुपिंग कफ यानी कि काली खांसी और डिप्थीरिया या रोहिणी, तो इन तीनों के लिए ये यूजफुल होता है। फिर ये वही पूछ रहा है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, तो ये हो गया आपका कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, तो ये हो गया सही इसका उत्तर। तो ये कई बार रिपीट होगा ये प्रश्न। अब यहां पर आप देखेंगे 2022 में एक प्रश्न पूछा गया, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। हालांकि इसका सही उत्तर तो होना चाहिए छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस जो कि एक मस्तिष्क का ज्वर है इसके रूप में बैसिलस हीमोफिलस माना जाता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो ये निमोनिया के लिए भी फैक्टर बनता है। लेकिन आयोग की बात करूं मैं तो उसने ए ऑप्शन को सही माना था, ए ऑप्शन को सही माना था। अब यहां पर अगला प्रश्न है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये वैक्सीन निमोनिया के साथ ही साथ तनिका शोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी होती है, तो बिल्कुल सही है। उन प्रतिजैविकियों यानी कि एंटीबायोटिक पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, तो यह भी सही है। लेकिन इन वैक्सीन के कई गौण प्रभाव नहीं है, मतलब कोई गौण प्रभाव नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी वैक्सीन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी भी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट ना हो। जैसे कोविड-19 की बहुत सारी वैक्सीन लगी तो कई लोगों को साइड इफेक्ट हुए, किसी की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुए, किसी के माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हुई, बहुत अलग अलग तरीके की डिजीज हुई। और अभी तो उसकी जांच चली रही है कि जिसकी जिसकी बॉडी में वैक्सीन लगाई गई है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले। ऐसा नहीं कि बस 1 महीने 2 महीने बाद ही सिम्टम्स पता चलेंगे, कई लोगों में साल 2 साल बाद पता चल रहा है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? यानी कि 3 तो विषाणु से होते हैं, जैसे आपका रेबीज, खसरा, पोलियो। लेकिन टीबी रोग की बात करें तो टीबी आपका या तपेदिक की बात करेंगे तो ये ट्यूबरक्लोसिस नाम के जो बैक्टीरिया होता है उसके माध्यम से होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पोलियो की बात करेंगे
तो पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस नाम के विषाणु से होता है। बाकी आप देखेंगे कि रेबीज और खसरा भी विषाणुओं से बीमारी होती है। जबकि तपेदिक की बात करूंगा तो तपेदिक या क्षय रोग, हालांकि है तो ये भी एक संक्रामक रोग, लेकिन ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होता है और ये हमने ऊपर पढ़ लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा या कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा पी अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न को पूछने कोई लॉजिक नहीं बनता है। WHO ने आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग किसे बताया है? तो टीबी को बताया। इसलिए दोस्तों टीबी, जिसके लिए पहले भारत सरकार के द्वारा एक प्रचार चलाया जाता था डॉट्स, ठीक है, 3 महीने का कोर्स होता था, या जिस भी प्रकार की टीबी है उसका जो भी कोर्स है उसको प्लीज कंप्लीट जरूर करिए और टीबी को कभी भी हल्के में मत लीजिए। 3 से 4 महीने की बीमारी होती है, आराम से आप दवाई खाइए और सही हो जाएंगे। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, उसकी पहचान की गई है टीबी रोग के बारे में या टीबी रोग के रूप में। और कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो तपेदिक होता है। जबकि पोलियो वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से और मलेरिया की बात करेंगे तो ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। फिर आगे देखते हैं और भी चीजें इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो अच्छे प्रश्न हैं। जैसे तपेदिक रोग को फिर से पूछ लिया तो जीवाणु से होता है, तपेदिक मतलब टीबी। अब यहाँ पे ROARO 2016 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 100 प्रतिरक्षित रोग जो है कि संधिवात, संधिशोथ, आनुवंशिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी और मानसिक रोग मनोविलादिता। तो आप देखोगे आनुवंशिक रोग नहीं होता है आपका क्षय रोग या टीबी, बल्कि जीवाणु से प्रभावित रोग होता है। टीबी रोग के परीक्षण हेतु जो टेस्ट किया जाता है उसको मेंटॉक्स या मेंट्रॉक्स टेस्ट भी कहा जाता है, जो डॉक्टर आपके हाथ से एक सुई निकालकर, मतलब कि ब्लड निकाल के टेस्ट करते हैं, तो जिसको मॉन्टेक्स ट्यूबर क्लून या मॉन्टेक्स जो है कि टीबी टेस्ट कहते हैं। आगे बढ़ते, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो ये स्पेशली क्षय रोग को रोकने के लिए किया जाता है बीसीजी का टीका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? बीसीजी को बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। इसका टीका तपेदिक या टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लग जाता है। अगर किसी वजह से बच्चे को नहीं लग पाया तो कोशिश की जाती है कि 1 साल के अंदर ही, उसके जन्म के 1 साल के अंदर ही लगा दिया जाए, लेकिन पहली कोशिश ये होती है कि उसके जन्म के तुरंत बाद लगाया जाए बीसीजी का टीका। अगर आप 1 साल के बाद लगा रहे हो तो उस टीके का कोई फायदा नहीं होगा और वो बीमारी हो जाएगी। जैसे यहाँ लिख रहा है कि बीसीजी निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। अब बीसीजी का जो टीका है वो नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो आपने अभी 12 महीना भी पढ़ा है, लेकिन जो सही अप्रोप्रिएट उत्तर होगा वो ये होगा, जन्म के तुरंत बाद लगा देना चाहिए। फिर यहाँ पर हम फिर से एक प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित पहचान करने को बोल रहा है। जैसे स्कर्वी थायमिन से होती है, तो ऐसा नहीं है। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी से होता है, जबकि ये होता है आपका थायमिन B1, और जिससे एक रोग होता है बेरी, जिसको हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज में पढ़ लिया जब हमने विटामिन वाले चैप्टर को कंप्लीट किया। ट्यूबरकुलोसिस की बात करूंगा तो ये टीबी से संबंधित बीमारी है, यानी कि टीबी है। टिटनेस की बात करेंगे तो ये जो बीसीजी का टीका है दोस्तों ये टीबी के लिए लगता है, जबकि जो टिटनेस का टीके के लिए होता है आपका डीपीटी, यानी डिप्थीरिया और काली खांसी और टिटनेस, इसके लिए ये टीका लगता है। तो सही सुमेलित है मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोआ बीमारी है, जिसमें क्लोरोक्विन जो है कि दवाई काम करती है, और इससे पहले एक दवाई बनती थी प्राकृतिक रूप से कुनैन की, जो कि हमें सिनकोना के वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। टिटनेस नामक रोग किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस नामक रोग को हम लॉकजा भी कहते हैं, यानी कि LOCKJAWA, ठीक है, या फिर इसको हम धनुष्टांगकार भी कहते हैं, धनुष्टांगकार इस नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो आप देखोगे मलेरिया भी होता है, पीत ज्वर भी, डेंगू भी, लेकिन प्लेग नहीं होता है। प्लेग यहां पर ये नहीं होता है प्लेग। फिर और जानकारी लेते हैं यहां पर कि जो प्लेग रोग होता है दोस्तों ये पिस्सुओं के काटने से होता है, जो कि चूहे की प्रजाति के ही होते हैं। अब यहां पूछा जा रहा है कुछ रोग हैं जिनके बारे में आपको बताना है, जैसे कि वायु द्वारा कौन सा रोग हो सकता है इन चारों में? तो वायु द्वारा आपको टीबी हो सकता है। वहीं पानी द्वारा कौन सा रोग हो सकता है? दूषित पानी का प्रयोग करेंगे तो हैजा हो जाएगा। और अगर आप संपर्क में आ रहे हैं किसी के तो आपको टिटनेस जो कि लगता है। और अगर आप नहीं, टिटनेस नहीं होगा दोस्तों, इसका तो
इसका होगा सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस होता है। और जो घाव होता है ये टिटनेस होगा। जैसे अब अगर आपको कहीं लोहे से चोट लग जाए, किसी छड़ से या कील से या किसी रॉड से, तो आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप एक टिटनेस का सुई लगवा लीजिए, जिससे इस प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो ये मैंने सही मिलान कर दिया आपके। देखेंगे कि वायु टीबी हो गया, पानी द्वारा कालरा हैजा, संपर्क द्वारा सिफिलिस और घाव द्वारा टिटनेस हो गया। फिर यहाँ पे एक और मिलान करना है। जैसे प्लेग किससे होता है, तो ये पिस्सुओं के काटने से होता है। फिर अगर आप देखेंगे कि बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड रोग से आंत प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। और फाइलेरिया की बात करेंगे तो मच्छरों से होता है, मच्छरों के काटने से फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है आपकी। और यहाँ पर हम देखेंगे दंत क्षय से संबंधित, यानी कि जो दांतों की प्रॉब्लम होती है, तो ये मुख के भीतर होने वाला जो जीवाणु होता है और कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार होता है। जो हमारे मुख के भीतर जो जीवाणु होते हैं और जो हम जो भी खाना खाते हैं, इनके बीच में आपस में एक रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें दांतों की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसको हम टूथ डिके भी कहते हैं। तो दंत क्षय का कारण क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो जीवाणु होते हैं हमारे दांतों में, वो हमें प्रॉब्लम में लाते हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों में से होने की संभावना है, केवल एक रोग छोड़ के। हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कामला यानी कि जॉइंटिस रोग भी हो सकता है, क्योंकि छिछला जो हैंडपंप होता है वो सामान्यतः साफ पानी नहीं निकालता है। इसलिए जो आपके घर में बोरिंग होती है, वो सामान्यतः कहा जाता है कि 200 फीट से नीचे हम बोरिंग करेंगे, जिससे हमें स्वच्छ भौम जल मिलेगा, भूमि के नीचे वाला। लेकिन फ्लोरोसिस की बात करेंगे तो फ्लोरोसिस ये छिछले पंप से संबंधित बीमारी नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्लोरोसिस जो है, ये जल में फ्लोराइड की जब अधिकता हो जाती है, इसकी वजह से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। और इससे लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्त की चपेट में लगभग आ चुकी है भारत की। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो चेचक आपका वायरस से संबंधित रोग है, ये हमने पढ़ाया था, ठीक है, चेचक। और मलेरिया की बात करेंगे तो ये प्रोटोजुआ संबंधित बीमारी है, लेकिन जल जनित नहीं है। तो कौन सी होगी? हैजा। हैजा आपकी जल से संबंधित बीमारी है। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? जल जन्य रोग के हैं। कॉलरा मतलब हैजा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लेप्रोसी कहते हैं, ठीक है। लेप्रोसी सेंटर आपका कहां पे है? पूरे भारत का लेप्रोसी सेंटर आगरा में है। निम्नलिखित बीमारियों का कारण वायरस होता है, सिवाय एक को छोड़कर। तो अगर आप देखोगे इन्फ्लुएंजा, पीलिया, गलसुआ जिसको गलगंड भी कहते हैं, गले में फोड़ा हो जाता है, ये तीनों वायरस से होते हैं। लेकिन आंत्र ज्वर जिसको हम लोग सामान्यतः टाइफाइड बोलते हैं, और ये जीवाणु से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इट मीन्स कि आपका देखोगे कि एंटीबायोटिक के रूप में अगर पूछा जाए, तो यहां पर आप देखोगे कि क्लेरेम्फिकॉल होती है, सल्फागुनाइडिन होती है, तो इसलिए ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक, तो यहां पर भी आप देखेंगे पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है, सल्फाडाइजिन भी करती है, तो इसलिए ई ऑप्शन यहां पर फिर से सही होगा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण इसमें केवल और केवल पेनिसिलिन है, इसलिए यहां पे डी ऑप्शन होगा। और निम्न ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या है? ये क्लोरेम्फेनिकॉल जो है, ये ब्रांड मतलब जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बीमारी से संबंधित है। और निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों किसके लिए कारगर होती है? तो जो सल्फा ड्रग्स से रिलेटेड जो दवाइयां हैं, वो जीवाणु से संबंधित होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक का निर्माण करने में उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीसीएस 2022 में भी एक प्रश्न पूछा गया कि सल्फा जो ड्रग होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार की औषधि बनती है उससे? तो प्रति जीवाणु की, यानी कि एंटीबायोटिक जितनी भी दवाइयां बनती है उसमें सल्फा ड्रग्स की मात्रा ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फा औषधि है? तो कौन सी एक सल्फा औषधि है? तो सीबाजोल। क्या है दोस्तों? सीबाजोल। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक अगला प्रश्न है, भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध होने के क्या कारण है? कुछ व्यक्तियों में अनुवंशिक पूर्ववर्ती यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, ये बात भी सही है क्या? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी सिम्टम जो है कि आपका जेनेटिकली नहीं होता है। रोगों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। और पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, ये भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता, ये नहीं। तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों में ऐसी बीमारी फैल रही है जिसको हम AMR के नाम से जानते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है।
AMR, जो मैंने विजन IAS की मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स में कई बार उस टॉपिक को बहुत डिटेल से बता रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, लोगों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, जिससे आने वाले जो वायरस होते हैं उनकी जो दवाइयां हम खिलाते हैं तो उसका असर नहीं होता है। तो 2 और 3 सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब हमारा ये चैप्टर जो है कि कंप्लीट हो चुका है और अब हम आ गए हैं कवक के चैप्टर पे, जिसको हम लोग करेंगे दोस्तों अगली क्लास में कवर। अगली क्लास में हम लोग कवक और प्रोटोजुआ, इनसे संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उसे कवर करते हुए अन्य बीमारियों को कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद अगली 2 से 3 क्लास में आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लगातार बताइए कि कौन से सिलेबस को मैं शुरू करूं, नहीं तो फिर मैं जो सिलेबस शुरू करूंगा फिर आपको वही पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि फोकस मेरा रहेगा इस बार। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पहले हिस्ट्री को कवर किया जाए, जो कि बड़े टॉपिक हैं और आरओ में लगभग 20 क्वेश्चन उसके आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडिवल मिलाकर, तो वो हमें पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप मैसेज करके क्वेरी करके पीडीएफ ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।